हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद सर क्लास में। मैं प्रकाश सर आपके लिए टॉप 50 सीडीपी के प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। टॉप 50 वन लीनियर क्वेश्चन को आप देखेंगे। सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। तो आपको अगर प्रश्न या क्वेश्चन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण अभी कुछ दिनों तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे, तो आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, और प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि सारे ही प्रश्न वन लीनियर होंगे और सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप ऐसे प्रश्नों को चाहते हैं, पहले 50 प्रश्नों को आप देखेंगे, अगर आपको 50 प्रश्न अच्छे लगेंगे, ठीक है, तो आप बताएंगे। हमारे पास ऐसे ढेरों सारे प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न आप चाहते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 4 ऑप्शन के साथ सारे प्रश्नों को कराया जाए तो 4 ऑप्शन के साथ प्रश्नों को कराया जाएगा, जैसे हम अभी तक करवाते आ रहे हैं। लेकिन सोचा हमने कि ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा करा के देखते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। अगर ना पसंद आए तो आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वन लीनियर प्रश्नों में आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में आप बताएंगे कि कमेंट करके कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक भी करेंगे और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ठीक है, अगर किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो सबसे पहले आवश्यक है कि शिक्षक को बालक की व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, किसके कार्य पर आधारित है, तो एल्बर्ट बंडूरा के कार्य पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। सामाजिकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न इजी होंगे और कुछ प्रश्न कठिन होंगे, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस से हमारे प्रश्न जो इजी वाले ही गलत हो जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, बल्कि सीरियसली आपको स्टडी करना है। ठीक है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में होता है। एस्टेल ने हॉल के द्वारा किशोरावस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था का नाम दिया गया। किसने दिया है, तो एस्टेल ने हॉल ने। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए, तो शिक्षक को बर्ताव अपना रखना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए शिक्षक को समाजीकरण की प्रक्रिया में। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल वहां से आप वहां क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां आसानी से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं वो सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ दिनों तक लाइव क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, तो आप लोग हमसे ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस लिया करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आप लोग अगर कहेंगे तो हम एक टाइम फिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे आपकी क्लासेस होती थी 11 बजे, 1 बजे, 7 बजे, तो हम अपलोड नहीं करेंगे, उस टाइम पर फिक्स कर दें, उसी टाइम पे आप इसको लाइव देख पाएंगे, प्रीमियर सेट कर देंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस से आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है। परिवार और
पड़ोस। यहाँ पूछा जा रहा है समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आवश्यक तत्व जो है वो है परिवार एवं पड़ोस। ठीक है गाइज, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको पता है, इसकी विशेषता होती है अमूर्त चिंतन। अमूर्त नहीं है, अमूर्त है। अमूर्त चिंतन करना बच्चा सीख जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं विशेषताओं के बारे में सोचने लगता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कोहलपर के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नैतिक तर्कड़ा कहलाती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास ढेरों सारे प्रश्न हैं। अगर आपको ऐसे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप बताएंगे, वन लीनियर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कम समय में आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को ऐसे देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक गाइस, अगर जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और आप लोग लाइक करते हैं, सभी लोग लाइक कर देंगे। एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, तो मैंने कल ही आपको बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना किस अवस्था में शुरू कर देता है? तो वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये भी किसका है? जीन पियाजे जी का ही है। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ना पसंद आए तो डिसलाइक करेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका कारण और रीज़न ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है? आपको पता है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी गत्यात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था, ठीक है, विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य होता है? किसी पूर्व के ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति यदि स्कूटर चलाना सीख जाता है तो उसमें अधिगम अंतरण हो जाता है। ठीक है, अधिगम अंतरण के प्रकार भी मैं बताऊंगा आपको आगे, देखते रहिए। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण गाइस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक अधिगम अंतरण, एक होता है शून्य अंतरण, एक होता है ऋणात्मक अंतरण। तीनों में क्या क्या अंतर होता है मैं बता दे रहा हूँ। धनात्मक अधिगम अंतरण क्या होता है देख लीजिए आप। ठीक है, जैसे कि कोई बालक है, वो कोई बच्चा है, वो अगर साइकिल चला रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है और वो साइकिल चलाना सीखता है, ठीक है, और उस साइकिल चलाने की क्रिया अगर उसको बाइक चलाने में उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है, बच्चा अगर साइकिल चलाना जानता है और वो साइकिल चलाने की जो क्रिया होती है वो अगर बाइक चलाने में थोड़ी सी भी उपयोगी सिद्ध होती है तो उसे बोला जाता है धनात्मक अंतरण। शून्य अंतरण क्या होता है गाइस? शून्य अंतरण ये होता है कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलने के बाद अगर आप चेस खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट और चेस दोनों अलग अलग गेम हो जाएंगे, तो क्रिकेट का कोई भी प्रभाव आपको चेस पे नहीं पड़ेगा। और अगर किसी भी प्रकार का ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक प्रभाव आपका पड़ता है तो वो होता है हमारा शून्य अंतरण। और ऋणात्मक अंतरण क्या होता है गाइस? ऋणात्मक अंतरण ये होता है कि मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, कोई भी भाषा अगर बोलते हैं आप, अगर मान लीजिए आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अगर आपको उर्दू सिखाया जाने लगे, ठीक है, आप बोलते हैं इंग्लिश, अगर आपको उर्दू सिखाया जाने लगे तो उर्दू सीखने के दौरान अगर आप इंग्लिश भूल जाते हैं तो ये कहलाता है ऋणात्मक अंतरण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होता है? तो ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्षैतिज समांतर, दूसरा होता है लंबवत या ऊर्ध्वज और तीसरा होता है द्विपार्श्विक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, मैं कई बार बताया हूँ। गणित संबंधी विकार क्या कहलाता है? डिसकैलकुलिया कहलाता है। पढ़ने संबंधी विकार
ये कहलाता है डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी अक्षमता या पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। लिखने संबंधी विकार कहलाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया, पढ़ने संबंधी डिसलेक्सिया और गणितीय संबंधी डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, अगर तीनों आ जाए किसी में, लिखना पढ़ना और बोलना ये तीनों ही अक्षमताएं हैं, तो उसमें कौन सा विकार हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। याद रखेंगे। अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, ADHD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ADHD का अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है, अटेंशन, याद रखेंगे आप लोग, मैं लिख देता हूँ, अटेंशन डिफिक्ट डिफिसिट है, सॉरी डिफिसिट होता है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। विशिष्ट बालक कौन होते हैं, वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, इन्हें एक नया शब्द दिया गया है। क्या, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक, वो होते हैं विशिष्ट बालक, जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं और किसी भी प्रकार की एक विभिन्न योग्यता उनमें पाई जाती है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका है, तो ये डिस्ग्राफिया है, या लिखने संबंधी अक्षमता आपने देखा पीछे, डिस्ग्राफिया। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जासूस स्मृति का हास करना संबंधित है किससे, तो डिसलेक्सिया से। ठीक है, किससे है, डिसलेक्सिया से। शब्दों में अक्षरों के क्रम में को पढ़ने में अगर कठिनाई होती है और अक्सर जासूस स्मृति का हास होता है, ठीक है, या देखने की स्मृति का हास होता है, तो कहलाता है डिसलेक्सिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। भाषा अवबोधन से संबंध कौन सा विकार है, तो यह है भाषाघात। ठीक है, भाषा अवबोधन संबंधित विकार है भाषा घात, या इसको बोला जाता है क्या, डिस्प्रैक्सिया। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता कौन सी बीमारी होती है, तो डिस्ग्राफिया विकार होता है। डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से पढ़ने संबंधित है। डिस्थीमिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख लेंगे, कभी कभी पूछ लेता है। डिस्थीमिया किससे संबंधित है, गंभीर तनाव की अवस्था, किसी व्यक्ति में वो हमेशा गंभीर तनाव से ग्रसित रहता है, तो उसमें कौन सी बीमारी है, डिस्थीमिया की बीमारी है। गणित को समझने की डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से लिखने से संबंधित है और डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कौन सी है, अफेज्या। ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है वो होती है अफेज्या, या भाषा संबंधी विकार को अफेज्या कहा जाता है। ठीक है, भाषा संबंधी विकार अफेज्या। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्र सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं, तो कर्ट लेविन है। क्षेत्र सिद्धांत का जनक कौन है, तो कर्ट लेविन है। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे, गेस्टाल्टवादी थे। याद रखेंगे, कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी थे। नेक्स्ट चलते हैं, कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे, अगर प्रभावित पूछे तो गेस्टाल्टवादी थे और समर्थक पूछे तो संज्ञानवादी थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अगर पूछा जाए कि कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे तो हो जाएगा गेस्टाल्टवादी, और कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे तो संज्ञानवादी। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है गाइस, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आप लोग नीचे बताएंगे, और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है गाइज, चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट गेने ने। अधिगम के श्रेणी क्रम सिद्धांत दिया था रॉबर्ट गे ने, और निम्न स्तर का जो इनका सिद्धांत है वो है संकेत अधिगम सिद्धांत, और उच्च स्तर का जो है वो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, रॉबर्ट गे ने किस विचारधारा के समर्थक थे, सुसंज्ञानवादी। देख लेते हैं ना आगे, रॉबर्ट गे ने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, मैंने अभी बताया संकेत अधिगम का सबसे निम्न स्तर है रॉबर्ट गे ने के अनुसार। ठीक है,
रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम। इसका मैं आपको एक दिन बता दूंगा रॉबर्ट गेने ने कितने स्तर दिए थे अधिगम के, ठीक है, एक दिन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। सुल्तान नाम की चिंपैंजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रयोग किया था? तो कोहलर के द्वारा प्रयोग किया था, ठीक है। कोहलर एक चिंपैंजी था कोहलर नाम का, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था जिस पे प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कोहलर के द्वारा किया गया था। चूहे पर किसके द्वारा प्रयोग किया था? स्किनर के द्वारा। और कुत्ते पे पावलाव के द्वारा। आगे देखते हैं, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श या नमूना किस सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था गाइज, ठीक है। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो अल्फ्रेड बेने ने दिया था 1905 में, ठीक गाइज। अगर आपको इस टाइप के प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इस टाइप के प्रश्न भी मैं कराता रहूँगा, ठीक है। वैसे तो जो हमारे 15 प्रश्नों की सीरीज चल रही है वो तो आपकी चलेगी ही चलेगी, ठीक है। 15 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो चलेगी ही। और आप अगर ऐसे प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं? क्विक रिवीजन के काम आते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्नों से क्या होता है? क्विक रिवीजन होता है, आप कम समय अधिक से अधिक प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं। आप जो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से जो 15 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं वो तो हम चलाएंगे ही, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, सारे सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये जितने भी यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं सब अफवाह ही फैला रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा 5 जुलाई को, स्थिति को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि शिक्षक जो है शिक्षक तैयार नहीं है गाइड करने के लिए, और बच्चे भी कई जगह विरोध कर रहे हैं। बहुत लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं, तो कितने लोग पेपर भी नहीं दे सकते, कितने लोग फंसे हुए हैं। तो इस स्थिति में कैसे एग्ज़ाम करा पाना संभव है? देखते हैं आगे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानसिक आयु क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाता है, ठीक है। मानसिक आयु जिसका ज़्यादा होता है वो अपनी उम्र से अधिक उसकी बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि का अधिक होना, ठीक है। बुद्धि लब्धि की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि लब्धि अधिक है तो अपनी उम्र से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कार्य को भी कर सकता है। जैसे 8 क्लास का बच्चा है तो 9th का 10th का भी सॉल्व कर सकता है अगर उसमें बुद्धि लब्धि अधिक है। तो अगर कम है तो 8 क्लास का बच्चा है तो 6 का 7th का ही कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्फ्रेड बीने ने दिया था, अल्फ्रेड बीने ने ही बुद्धि का मापन किया था 1905 में, और इन्हीं के सिद्धांतों को एस्टर्न तथा कुहलमान ने 1911 में प्रतिपादन किया। कहीं 11 कहीं 12 आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिनमें इन्होंने MA/CA दिया था। देख लेते हैं आगे। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो याद रखेंगे बीने के द्वारा बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है, एक मंद बुद्धि, एक कुशार्क बुद्धि और एक औसत बुद्धि। याद रखेंगे, मंद बुद्धि, कुशार्क बुद्धि और औसत बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अस्टर्न और कुहलमान दोनों थे यहाँ पे। जैसे पहले वाले में बीने और साइमन थे 1905 में, और 1911 वाले में अस्टर्न और कुहलमान थे। अस्टर्न ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? तो अस्टर्न ने बुद्धि लब्धि को 1912 में, कहीं कहीं 11 आपको मिलेगा, 1911 या 12 में मापा और एक नया सूत्र खोजा बुद्धि लब्धि का, IQ का, MA/CA, ठीक है। और इसी में 1916 में टर्मन ने 100 जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? बुद्धि को मापने से। पूछा जाता है भाटिया परीक्षण संबंध किससे है? तो बुद्धि को मापने से है। वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? वेस्लर भी बुद्धि को मापने से संबंधित है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को मैं डिटेल में भी आपको करवाऊंगा, आप एक बार क्विक देख लेंगे। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था 1916 में, जिसमें MA/CA जो दिया था स्टर्न ने, उसमें 100 को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया था। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी? जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। और लास्ट प्रश्न होगा, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो वेस्लर महोदय ने ही दिया था 1960 में। बुद्धि का विचलन या बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? वेस्लर महोदय ने ही दिया था 1960 में। दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि आपको टॉप 50 प्रश्न कैसे लगे, ठीक
ठीक है। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जैसा भी हो कमेंट करके आप हमें एक बार बता देंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और बिल्कुल भी परेशान ना हो आप लोग, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को मैंने बोला है और मैं कवर कराऊँगा आपको, ठीक है। हिंदी के कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, उस काफ़ी मॉक टेस्ट के हो चुके हैं, ईवीएस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा सीडीपी चल रहा है। इसके बाद से संस्कृत और मैथ के प्रश्नों को मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।